हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा के अंतर्गत हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया बढ़ते हुए तनाव के मद्देनज़र तुर्की के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है, इसके बारे में। साथ ही हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि तुर्की वैश्विक राजनीति के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए वह क्यों इंडिया के अगेंस्ट में जाना चाह रहा है, इसके पीछे की क्या कुछ वजहें दिख रही हैं, और साथ ही जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाकिस्तान और भारत की वर्तमान में स्थिति है, इसके मद्देनज़र तुर्की के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, इसके चलते इस पर्टिकुलर रीजन में यानी कि दक्षिण एशियाई देश में पश्चिमी देशों की जो भूमिका है, क्या उससे कुछ रुकावट आ सकती है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा कि भारत और पाकिस्तान तो दक्षिण एशियाई देश हैं। पश्चिमी देशों की भूमिका अक्सर दक्षिण एशिया और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई रीजन है या फिर जो हिंद प्रशांत रीजन है, वहाँ पर हमेशा देखने को मिलती है। और पश्चिमी देशों के अंतर्गत कई सारे देश आते हैं, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी ऐसे देश हों। इसके अलावा जो पश्चिमी एशियाई देश हैं, पश्चिमी एशियाई देशों के स्तर पर जो इजराइल जैसे देश हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश हैं, जो सऊदी अरब जैसे देश हैं, इन सभी की भूमिका भारत के संदर्भ में हाल के समय में सकारात्मक तरीके से देखी गई है। वहीं तुर्की जो है वो कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट में लगातार दिख रहा है। ये जो पूरा का पूरा समीकरण है, ये समीकरण क्या कुछ इंडिकेट करता है, इन सभी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कभी भी कोई भी हलचल होती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है किसी खास रीजन तक ही सीमित नहीं होता है, उसके तार कई जगहों से जुड़े हुए होते हैं। इन सभी को यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सामने मैंने पैनल पर उस महत्वपूर्ण खबर को मेंशन किया हुआ है जिसके अंतर्गत आप समझ पा रहे हैं कि तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए सोनगार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया भारत के अगेंस्ट में, और इसको लेकर के अब बहुत अधिक चर्चा की जा रही है कि निस्संदेह तौर पर तुर्की कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रत्यक्ष तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन कर रहा है इस पूरे मामले में। और इस लिहाज से तुर्की की जो उपस्थिति है यहाँ पर, वो अपने आप में गंभीर मुद्दे को जन्म देती है। इन्हीं के वजह से हम लोग इन सभी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा सोनगार ड्रोन के बारे में बता दूंगा, बहुत अधिक डिटेल में हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस ये आप जान लीजिए कि ये जो सोनगार ड्रोन है, इसके बारे में बताया जाता है कि आशीष गार्ड नाम की एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कहाँ पर? तो तुर्की के अंतर्गत, और वहीं पर इसका निर्माण किया गया और पाकिस्तान को ये दिया गया। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में लगभग 300-400 ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। भारत के अलग अलग ठिकानों पर इसके द्वारा हमले किए गए और भारत के द्वारा इन सभी को क्या किया गया? न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और इस संदर्भ में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन ड्रोन्स के जरिए संभवतः ये जानने की कोशिश कर रहा था कि राइट नाउ भारत की जो डिफेंस एंटी मिसाइल या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या इन ड्रोन्स का मुकाबला वो कर रही है, और इसके माध्यम से वो कुछ और जानकारियां भी जुटाना चाह रहा होगा ताकि और बाद में और व्यापक तरीके से हम हमले की संभावना को अंजाम दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक टेक्निक इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में उभरते हुए तनाव को और अधिक गंभीर कर सकता है। तो इस संदर्भ में यहाँ पर ये जो मुद्दा है आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो ये सोनगार ड्रोन है, इसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई तक ये जो ड्रोन है काम कर सकता है। इस तरीके से आप इसकी आकृति देख सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली मूव कर सकता है, अनमैन्ड एयर व्हीकल के तौर पर यह काम कर सकता है, और इसे UCAV भी कह दिया जाता है। इसका मतलब होता है अनमैन्ड
कॉम्बैट एयर व्हीकल, और इसके बारे में यह भी जानकारी मिलती है कि यह अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच सकता है और देन आफ्टर यह वापस भी लौट सकता है। यदि अनफॉर्चुनेटली इसकी बैटरी डाउन हो जाए या फिर इसका जो कम्युनिकेशन है ग्राउंड स्टेशन के साथ भंग हो जाए तो फिर यह वापस भी आ सकता है अपने क्षेत्र के अंतर्गत, और इस लिहाज से इसकी भूमिका यहाँ पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये जो ड्रोन है इस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल में लाया गया है, और भारत के द्वारा इस पूरे मामले में जो प्रतिक्रिया दर्शाई गई है उसमें यही बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से पाकिस्तान भारत की रक्षा प्रणाली या फिर जो दुश्मन देशों के अगेंस्ट में भारत की अपनी रक्षा नीति है, जो भारत की अपनी पूरी व्यवस्था है, इस की पड़ताल करना चाहता है पाकिस्तान, और इससे और अधिक वह गंभीर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाहता है। तो इस मद्देनज़र यहाँ पर ये टॉपिक अपने आप में गंभीर हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जिस तुर्की की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, इसके द्वारा बीते कुछ समय से कुछ ऐसी गतिविधियाँ अपनाई गई हैं जिससे इसके अगेंस्ट में जो पाकिस्तान को समर्थन करने वाली बात है वह जग जाहिर हो जाती है। पूछिए कैसे? दरअसल यहाँ पर मैंने एक शिप को मेंशन किया हुआ है। यह जो शिप है ये अभी कुछ ही दिन पहले कराची के बंदरगाह पर देखा गया, और यह भी तुर्की का ही शिप है। और यह जो शिप है ये ऐसा वैसा शिप नहीं है, बल्कि यह ASW के तौर पर जाना जाता है, यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन जो वेपन सिस्टम के तौर पर इसको जाना जा सकता है, वॉरशिप के तौर पर इसको जाना जा सकता है, और इसका इस्तेमाल पनडुब्बियों के अगेंस्ट में किया जा सकता है। तो इस लिहाज से इसकी तैनाती यदि कराची बंदरगाह पर कुछ समय पहले देखी गई तो उससे भी जो एक आशंका है वो यहाँ पर दिखती है। हालांकि तुर्की के द्वारा डिनाई किया गया, उसके द्वारा ये कहा गया कि नहीं बस ये तो एक रूटीन प्रोग्रेस के तौर पर ये वहाँ पर गया हुआ था, इसकी कोई ऐसा मंशा नहीं है। तो ये सारी जो गतिविधियां यहाँ पर हमें दिख रही हैं। साथ ही कुछ समय पहले ही तुर्की के द्वारा ही एक C-130 एयरक्राफ्ट्स के पाकिस्तान में पहुंचने की जानकारियां मिल रही थी। उसको लेकर के भी तुर्की के द्वारा कहा गया था कि नहीं, वो केवल वहां पर ईंधन भरने के लिए ही गया था और उसका ऐसा कोई खास उद्देश्य नहीं था। इस तरीके की गतिविधियां हमें तुर्की के संदर्भ में देखने को मिल रही थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पक्ष है दोस्तों, वो हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करें कि आखिर किस तरीके से जो तुर्की है वो पाकिस्तान के संदर्भ में अपनी भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है। देखो, जब हम तुर्की और पाकिस्तान के बीच के रिलेशनशिप की बातचीत करें तो यहाँ पर तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को समर्थन किया गया है कई सारे मुद्दों पर, जैसे कि पाकिस्तान ने हमेशा से जो कश्मीर मुद्दे को लेकर के अपना पक्ष रखा है कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए तृतीय पक्ष की आवश्यकता है, कश्मीर हमारा है, इस तरीके की बातें जो पाकिस्तान के द्वारा हमेशा से कही जाती रही हैं, उस मद्देनज़र तुर्की ने हमेशा इसका समर्थन किया है। वहीं दूसरी बात यहाँ पर जो पाकिस्तान के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर टू नेशन थ्योरी की बातें हमेशा की जाती रही हैं, सांप्रदायिक आधार पर द्विराष्ट्र सिद्धांत, इसका भी पाकिस्तान के इस सिद्धांत का भी तुर्की के द्वारा हमेशा से समर्थन किया जाता रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को लगातार रक्षा सहयोग किया जाता रहा है। बात आ रही है समझ में? रक्षा सहयोग किया जाता रहा है। रक्षा सहयोग में कौन कौन से महत्वपूर्ण पक्ष शामिल हैं इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि बीते 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो उसके कुछ ही समय के बाद, चूंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की की यात्रा पर थे और उस समय तुर्की के राष्ट्रपति को शहबाज शरीफ ने धन्यवाद दिया कि आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इस माहौल में, इस समय में अपना समर्थन दे रहे हैं। इस तरीके की बातें देखने को हमें मिली। और साथ ही
तुर्की एक ऐसे मुस्लिम देश के तौर पर भी सामने आया जिसने भारत के द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट में जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो तुर्की ने भारत के इस कदम की आलोचना भी की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे तनाव और बढ़ सकता है। इस तरीके की बातें तुर्की के द्वारा की गई। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारे जो पक्ष हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि तुर्की पाकिस्तान की ओर बहुत ही बड़ी मात्रा में टिल्ट हो रहा है और निश्चित तौर पर इसका जो समर्थन है वो लगातार मिल रहा है। और इन सिद्धांतों के माध्यम से, रक्षा सहयोग के माध्यम से तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को लगातार जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए नुकसान की स्थिति को भी जन्म दे सकता है। इस मामले में भारत को बहुत अधिक सावधानी से पेश आना होगा। जो तुर्की के द्वारा रक्षा सहयोग की बात मैं कर रहा हूं उसमें अभी तो हम लोगों ने बात की ही सुनगार ड्रोन की। सुनगार ड्रोन, इसके अलावा बेरख्तर TB2 और साथ ही आकिंसी, ये जो ड्रोन्स हैं, इन ड्रोन्स का भी विक्रय पाकिस्तान को किया गया है तुर्की के द्वारा। और इसके अलावा तुर्की ने PNS खैबर, बाबर, तारीख, बद्र की आपूर्ति में पाकिस्तान की सहायता की है। ये सभी नौसैन्य जहाज हैं भाई, पाकिस्तान की सहायता। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि किस तरीके से तुर्की के द्वारा लगातार इन माध्यमों से पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाता रहा है। यानी हम देख पा रहे हैं कि तुर्की के द्वारा सिद्धांत के स्तर पर सपोर्ट किया जा रहा है, रक्षा सहयोग के स्तर पर सपोर्ट किया जा रहा है, लगातार भारत के कदम की आलोचना की जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा और क्या किया जा रहा है साहब, यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि तुर्की एक नाटो सदस्य है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। ठीक है जी। तुर्की एक मुस्लिम देश के तौर पर जाना जाता है ना। और यहां पर तुर्की के द्वारा जो गतिविधियां अपनाई जाती हैं, इसमें कहा जाता है कि तुर्की कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में ऑटोमन एम्पायर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य के तौर पर जाना जाता था, ऑटोमन साम्राज्य की जो गौरवान्वित व्यवस्था रही, उसको यह फिर से रिजुवनेट करना चाहता है, फिर से वह नए सिरे से स्थापित करना चाहता है। और इसके मद्देनज़र पाकिस्तान का समर्थन चूंकि तुर्की को लगातार मिलता रह रहा है, ऐसे में तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को भी समर्थन इन आधारों पर किया जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में जो तुर्की है वो पाकिस्तान के करीब यहाँ पर दिखता है, पाकिस्तान के करीब दिखता है। ठीक है जी। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब हम यहां बात कर रहे हैं इस संदर्भ में कि यह एक नाटो सदस्य है, तो इस कंटेक्स्ट में दोस्तों समझिएगा कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भारत का, ठीक है, नहीं, भारत का यूएसए के साथ बेहतर संबंध है, फ्रांस के साथ बेहतर संबंध है, ब्रिटेन के साथ बेहतर संबंध है। अभी हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ में क्या किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्विपक्षीय जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर हस्ताक्षर किया है।
अमेरिका ने भी ब्रिटेन के साथ अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक डील भी की है, इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, इन सभी के साथ बेहतर संपर्क स्थापित किया हुआ है। एक सौहार्दपूर्ण संबंध, सकारात्मक संबंध यहाँ पर दिखता है। और ये सभी देश किससे जुड़े हुए हैं? तो नाटो से जुड़े हुए हैं। तुर्की भी नाटो सदस्य है, लेकिन तुर्की नाटो का सदस्य होने के बावजूद समर्थन किसका कर रहा है? पाकिस्तान का। ये जो देश हैं, ये देश पाकिस्तान का ऐसा खुला समर्थन नहीं कर रहे हैं, और ये देश खुला समर्थन भारत का भी नहीं कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये सभी देश भारत का खुल करके समर्थन कर रहे हैं, बल्कि इन सभी का जो मंतव्य है वो यही है कि राइट नाउ जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए दोनों देशों को डी एस्केलेशन की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि तनाव जल्द से जल्द समाप्त हो, दूर हो। क्योंकि इस तरीके से यदि तनाव उभरेगा तो फिर और अधिक गंभीरता की स्थिति देखने को मिल सकती है, और उससे जान माल की हानि निसंदेह तौर पर हो सकती है। दोनों ही देशों के जो आम जनता है उनको भारी भरकम स्तर पर नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकती है। तो क्यों हम इस तरीके की युद्ध की स्थिति को और अधिक उभरने दें? तो इसी कंटेक्स्ट में इन देशों के द्वारा लगातार इस संदर्भ में अपना मंतव्य दिया जा रहा है। लेकिन तुर्की जो भाई साहब हैं, इनके द्वारा पाकिस्तान को जो सपोर्ट किया जा रहा है, ये नाटो की जो अपनी नीति है या फिर नाटो सदस्यों की जो अपनी नीति है, उससे कहीं ना कहीं ये अलग थलग दिख रहे हैं। तो ऐसे में यह भी संभावना देखी जा सकती है कि नाटो के बीच में आपस में ही लगता है कि खटपट वाली स्थिति देखने को मिल रही है। नाटो सदस्यों के बीच में आपस में ही किसी खास कंटेक्स्ट में, किसी खास विदेशी परिप्रेक्ष्य में जो एक समान सहमति होनी चाहिए, वह सहमति यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एंगल यहाँ पर उभर रहा है, इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इस चर्चा के माध्यम से मैंने आपको जो भी कई सारे एंगल्स हैं उन सभी के बारे में बताने की कोशिश की है कि राइट नाउ जिस तरीके से पाकिस्तान को तुर्की के द्वारा दिए जा रहे समर्थन की बातें चल रही हैं, पाकिस्तान को किस आधार पर, किस तरीके से तुर्की के द्वारा समर्थन की जानकारियां मिल रही हैं, क्या क्या इसके संदर्भ में साक्ष्य हमें देखने को मिल रहे हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आखिर तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने के पीछे की जो रणनीति है वो क्या कुछ कह रही है, और किस तरीके से बाकी के कई सारे जो मुस्लिम देश हैं जो कि पाकिस्तान को इस मामले में समर्थन देने से कतरा रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर भारत और पाकिस्तान के बीच का टकराव बढ़े, तो वहीं तुर्की के द्वारा इस तरीके का जो कदम उठाया जा रहा है वो भी गौर करने वाली बात है। ध्यान रखिएगा कि तुर्की के अलावा एक और देश है जो खुल करके यहाँ पर पाकिस्तान के सपोर्ट में दिख रहा है, और उसका नाम है अजरबैजान। क्योंकि अजरबैजान कहीं ना कहीं तुर्की के साथ अपने हित को देखता है, और इस नाते वह भी पाकिस्तान के सपोर्ट में यहाँ पर दिख रहा है। बहरहाल मैंने आपको पहले भी बताया कि 50 से भी अधिक मुस्लिम देशों के द्वारा कोशिश यही की जा रही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच के तनाव को कम किया जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए इस कंटेक्स्ट में नहीं दिख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि ये देश कहीं ना कहीं भारत के साथ अपने आर्थिक और सांस्कृतिक तालमेल को हाल के समय में और बेहतर बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं। तो ये सारे जो पक्ष हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि किस तरीके से नाटो के स्तर पर जो आपसी असहमति की स्थितियां हैं वह भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने आती हैं। इन सभी परिप्रेक्ष्यों को भी इस मद्देनजर समझने की आवश्यकता है। ठीक है, आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके माध्यम से मैंने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत और पाकिस्तान के उभरते हुए विवाद के माध्यम से क्या कुछ महत्वपूर्ण एंगल्स समझे जा सकते हैं उसको हम लोगों ने देखने की कोशिश की, और निश्चित तौर पर इससे आपको इस कंटेक्स्ट में एक अलग ओपिनियन समझने में मदद मिलेगी। आगे यहाँ पर मैं जल्दी से इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच के बारे में बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 15 मई
तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है और दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए राइट नाउ आप 31,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी सिविल सेवा परीक्षा की जीएस की तैयारी को बेहतर आकार प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।